आइए आज की वीडियो में जानते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर तक हम लोग कर लिए थे। चौथा नंबर से देखते हैं। HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। LCM कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए दो संख्या के लिए किसी दो संख्या के लिए क्या होता है सूत्र? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है इन दोनों का LCM गुना इन दोनों का HCF। ठीक है, इससे अब बहुत सारा सूत्र बन सकता है। पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या को हम लोग इधर भेज देंगे बटे में करके। दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या को इधर भेज देंगे। तो फिलहाल देखिए हम लोगों को LCM ज्ञात करने कहा है, तो क्या इससे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हम लोगों को LCM कहा है तो LCM के लिए देखिए क्या सूत्र बनता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और ये गुना में है बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। ठीक है, देखिए पहली संख्या हम लोगों को पता है 306 और दूसरी संख्या 657 पता है, बटे में HCF आ जाएगा हमारा 9। अब देखिए 9 जो होगा ये दोनों संख्या को काटेगा, तो किसी भी आप संख्या को काट सकते हैं। 9 सते 63 और 2 आ गया, 65 में से 63 गया 2, ऊपर आएगा 7, 9 तिया 27। अब आप 306 गुना 73 करके लिखेंगे, वही इसका LCM हो जाएगा। देखिए 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 22 338, यही इसका LCM हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 0 पर समाप्त होने का मतलब है, 0 पर समाप्त होने का मतलब है इकाई अंक जो गुणनफल 6 पर पावर n का जो मान आएगा ना, उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, इसी को कहा है 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो हम लोग 4 पर पावर n वाला में देख चुके हैं इस तरह का, तो जिसमें 2 और 5 होता था वही संख्या क्या होती थी, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होता था, उसी संख्या को हम कह सकते थे कि यह 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए इसको भाषा में कैसे लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं। लिखेंगे जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 निश्चित रूप से उपस्थित होते हों वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। 0 पर समाप्त होती है। ठीक है,
अब 6 पर पावर n हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। 2 तिया 6 और 2 गुना 3 कह सकते हैं। 6 पर पावर n का मतलब 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए और 2 गुना 3 का होल पावर n हो गया। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 उपस्थित है। अगर 5 उपस्थित ही नहीं है तो फिर यह 0 पर कैसे समाप्त होगा, 0 पर कैसे समाप्त होगा। तो इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे भाषा एक, कैसे, तो देखिए 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में, के अभाज्य गुणनखंडों में 5 या ऐसे 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 उपस्थित है, 2 उपस्थित है, परंतु 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6 पर पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ऐसे आप जितना भी, जो भी अंक 0 पर समाप्त होता है उसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो उसमें 2 गुना 5 जरूर मिलेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 और गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्या के लिए हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं जिस संख्या को, या 2 से अधिक संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, लिखा जा सके, दोनों बात सेम ही है। ठीक, दोनों बात सेम ही है। अभाज्य संख्या का हम लोग देखते थे, इसका इंग्लिश में बात करें तो इसका कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या का हम लोग बात करते थे तो उसका प्राइम नंबर, जैसे 3 5 7 9 7 11 ये सब अभाज्य संख्या था। इसको आप 3 को जैसे कैसे लिखेंगे, 3 गुना 1 लिख सकते हैं। उसका दो ही मतलब गुणनखंड है, 1 और 3। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग को बनाना है। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप क्या लिखा हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं।
7 गुना 11 गुना 13 एक ब्रैकेट में और जोड़ 13 एक साइड। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या करते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं और देखिए अब यहाँ क्या बचेगा, 7 गुना 11 और जोड़ में क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए 13 गुना ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो क्या होगा, पहले छोटी ब्रैकेट 77 और जोड़ 1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 78। अब थोड़ा सा समझिए, क्या 13 गुना 78 को हम दो से अधिक संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? तो याद कीजिए 13 छके कितना होता है, 13 को 6 बार अगर गुना करें तो 78 होता है। यानी हमको यही दिख रहा है कि 13 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 तो होगा ही। ये सब 2 से अधिक गुणनखंड हो गया ना, तो जब 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो इसको हम लोग आराम से बोल सकते हैं यह भाज्य संख्या है। लेकिन भाषा में इसको कैसे लिखना है, देखिए चूंकि यह संख्या 2 से यह संख्या 2 से अधिक यह संख्या 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिखी जा सकती है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, अब इसी टाइप का देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन अगला हम लोग देखिए क्या करते हैं। फिर एक हमारे पास क्वेश्चन है 7 गुना 6 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको भी हम लोग पहले अलग अलग लिख लेते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और ये 5 को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग काम क्या करते हैं कि 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अंदर देखिए क्या बच जाएगा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना गुना 2 गुना 1। ठीक, और यहाँ क्या बचेगा, 5 में 5 कॉमन ले लिए तो 1 बचा हुआ है। फिर भी अगर देखिए इसको आप गुना करेंगे तो कितना आता है, इसको गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1008 जोड़ 1। ठीक है, 1008 जोड़ 1 तो ये क्या बन जाएगा, 5 गुना 1009 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको एक फिर वही भाषा लिख देंगे, चूँकि यह संख्या 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिखी जा सकती है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। या इस तरह भी लिखेंगे, या एक और भाषा आप लिख सकते हैं, चूँकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव हैं,
संभव है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम लोग भाज्य संख्या का परिभाषा जानते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह एक क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न कहता है क्या, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक ही दिशा में चलते हैं, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए हम आप लोगों को पहले भी बताए थे गुणज वाला सिस्टम। गुणज क्या होता है, गुणज जिसको बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, गुणज किसी संख्या का पहाड़ा होता है। ठीक है, ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आप लोग बच्चा में बहुत बनाए होंगे, 6-7 क्लास में रहता है बहुत सारा, कि एक विद्यालय में इतने बजे इतनी घंटी इतने बजे बजती है, तो फिर सब घंटी कितने बजे एक साथ बजेगी। ठीक है, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। देखिए मान के चलिए वृत्ताकार मैदान है। ठीक, यहाँ से चलना दोनों शुरू किया, यहाँ से चलना दोनों शुरू किया। यहाँ रवि है और यहाँ सोनिया है। ठीक है, रवि है और सोनिया है। कहता है रवि को लगता है कितना, 12 मिनट। 12 मिनट में रवि क्या किया, इसका एक पूरा चक्कर लगा लिया। ठीक, और उसी चक्कर को सोनिया को लगाने में कितना देर लग गया, उसी चक्कर को सोनिया को लगाने में कितना देर लग गया, ये लग गया 18 मिनट। ठीक है, अब सोच के देखिए, अगर हम 12 का गुणज करते तो ये रवि के लिए करते, तो देखिए रवि के लिए करते तो 12 करते, यानी कि पहला चक्कर लगाने में रवि को लगा 12 मिनट, दूसरा चक्कर लगाने में लगा होगा 24, तीसरा 36, चौथा 48, पाँचवा 60। हमको ये नहीं पूछ रहा है कि कितना चक्कर में वो लोग मिलेगा, सिर्फ पूछ रहा है कितना समय बाद मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए पहला चक्कर में लगा होगा इतना, दूसरा में इतना, तीसरा में इतना, चौथा में इतना, पाँचवा में इतना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा चक्कर। अब सोनिया के लिए जानते हैं, सोनिया को लगता है 18 मिनट। 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 72, इसी तरह ये भी आगे बढ़ा होगा। अब बताइए कि दोनों कब मिलेगा। जो इसमें हमारा समापवर्त है यानी कॉमन मल्टीपल है, उसी में दोनों मिलेगा। देखिए 36 यहाँ भी दिख रहा है आपको और 36 इसमें भी दिख रहा है ना। तो अगर भरवली हम कहें तो देखिए रवि और सोनिया 36 मिनट पर मिल जाएगा, लेकिन शर्त क्या है ना कि सोनिया उस समय सोनिया कितना चक्कर लगाई होगी, 2 चक्कर लगाई होगी, और रवि कितना चक्कर लगा लिया होगा, वो 3 चक्कर लगा लिया होगा। लेकिन एक ही स्थान पर वो दोनों ही रहेगा। कब, 36वें मिनट पर। तो 36वें मिनट पे दोनों एक ही स्थान पे रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप ऐसे भी बना सकते हैं गुणज विधि से। एक्चुअल में निकालना इसमें एलसीएम रहता है, तो आप निकाल दीजिए 12 और 18 का एलसीएम। 2 से लगाइए, 2 छक 12, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया
9। अब लगेगा नहीं, 900 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, यानी 36वें मिनट पर 36 36वें मिनट पर, या इस तरह कहें कि 36 मिनट बाद वे दोनों एक दूसरे 36 मिनट बाद वे पुनः एक ही पुनः प्रारंभिक स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, आप गुणज विधि से बनाइए या फिर डायरेक्ट इस तरह बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही सही है। देखिए गुणज विधि से बनाते तो 12 का इसमें लिख देते कॉमन मल्टीपल, और फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देते, तो क्या हो जाता, 36 निकल जाता और 36 हमारा आंसर हो जाता। और भी तरीका से इसको आप बना सकते हैं। चलते हैं आगे। ये प्रश्नावली 1.2 इसमें ख़त्म हो गया। अब आगे के प्रश्नों को हम लोग आगे की वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।